नमस्कार, दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक न्यूक्लियर टेस्ट का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह अब तक का सबसे मुश्किल कूटनीतिक टेस्ट होने वाला है, जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत के एडमिशन से जुड़ा है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसमें भारत ने 12 मई को मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, जिस पर इसी महीने फैसला होने वाला है। भारत के लिए NSG की सदस्यता क्यों जरूरी है, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत ने NSG के रास्ते में बड़े स्विस ब्रेकर को आज पार कर लिया। स्विट्जरलैंड ने NSG में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। स्विट्जरलैंड वो देश है जो पहले भारत की NSG में एंट्री के पक्ष में नहीं था। शनिवार को अफगानिस्तान, रविवार को कतर, सोमवार को स्विट्जरलैंड और अब अमेरिका की बारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे बड़े और सबसे मुश्किल कूटनीतिक टेस्ट देने निकले हैं, और ये कूटनीतिक टेस्ट है उस न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री का जिसके लिए भारत ने पूरा जोर लगा दिया है। अफगानिस्तान और कतर तो मोदी के टूर की लिस्ट में था, लेकिन स्विट्जरलैंड का प्रोग्राम बाद में बना, क्योंकि ये वो देश है जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर है और इसका समर्थन बहुत जरूरी है। We promised India support in its efforts to become a member of this group, the Nuclear Suppliers Group. Switzerland is interested in having India as a member, and the process has started, and we will certainly share and contribute actively. स्विट्जरलैंड वो देश है जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को मेंबर बनाने के पक्ष में नहीं था। इसे लेकर उसकी अपनी आपत्तियां थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में भारत ने आखिरकार स्विट्जरलैंड को पूरे मन से राजी कर लिया। साझा बयान में स्विट्जरलैंड ने NSG में भारत की सदस्यता के एप्लीकेशन का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है। India and Switzerland are share a commitment to reform international institutions in line with current global realities. In this context, I am thankful to the President for Switzerland's understanding and support for India's membership of the Nuclear Suppliers Group. न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एडमिशन के लिए भारत ने पूरी कूटनीतिक ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में पहले स्विट्जरलैंड और मेक्सिको जाने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन ये दोनों देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के मेंबर हैं, और ये दोनों देश NSG में भारत की सदस्यता के पक्ष में नहीं थे। भारत ने NSG का स्विस ब्रेकर तो पार कर लिया है। देखिए, राह तो बहुत आसान हो गई है, इसलिए कि एक बार अमेरिका अगर की सपोर्ट मिल जाती है तो यूरोपियन यूनियन के भी अधिकतर देश राज़ी हो जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड भी है, फिर उसके बाद और भी दूसरे देश, ऑस्ट्रिया वगैरह, जिनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, मैं समझता हूँ उनको भी जल्दी ही हमको सपोर्ट मिल जाएगी। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में 48 देश सदस्य हैं, जो दुनिया भर में न्यूक्लियर एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर मटेरियल के रीट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं। ये वो देश हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल के उत्पादक हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरर हैं। भविष्य के लिए NSG से जुड़ना भारत के सुपर पावर वाले सपने का रोड, लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के एलीट क्लब में एडमिशन इतना आसान भी नहीं है। भारत ने आधिकारिक तौर पर इसी साल 12 मई को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बनने का एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इसके 7 दिन बाद ही 19 मई को पाकिस्तान भी NSG की टेबल पर अपना एप्लीकेशन लेकर पहुंच गए। ये भारत के रास्ते में टांग अड़ाने वाली कूटनीति है, जिसमें चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए ब्रेकर बना रहे हैं। अमेरिका लगातार भारत को यहाँ वॉशिंगटन DC में आश्वासन तो दे रहा है कि वो हर संभव मदद करेगा, लेकिन 9 जून को होने वाली वियना में बैठक और उसके बाद सियोल में जब तक ये आखिरी मुहर इस पर लग नहीं जाती, तब तक भारत को प्रयास लगातार करते रहना होगा।
इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विदेश दौरा उनका सबसे बड़ा कूटनीतिक टेस्ट है। 9 जून को ऑस्ट्रिया के वियना में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की एक बैठक होने वाली है, जिसमें एनएसजी की सदस्यता के लिए आए आवेदनों पर चर्चा होगी। इसके बाद 24 जून को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में जब एनएसजी के सदस्य बैठेंगे तो वो भारत के लिए सबसे बड़े कूटनीतिक टेस्ट का दिन होगा। गौरव सावंत, वॉशिंगटन, आज तक। स्विट्जरलैंड और मेक्सिको ये वो 2 देश हैं जो एनएसजी के सदस्य हैं और पहले एनएसजी में भारत की एंट्री के पक्ष में नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विदेश दौरे में पहले स्विट्जरलैंड और मेक्सिको जाने का प्लान नहीं था, लेकिन बाद में एनएसजी के मामले को देखते हुए यह प्लान बनाया गया, जिसमें से स्विट्जरलैंड ने भारत की एंट्री को समर्थन दे दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी क्या है और एनएसजी में एंट्री भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी 48 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये 48 देश दुनिया भर में न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट और ट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन मई 1974 में किया गया था। इसका मकसद ये था कि दुनिया भर में परमाणु क्षमता के प्रसार को रोकना। 48 देशों में 5 देश आधिकारिक तौर पर परमाणु संपन्न हैं और 43 देश ऐसे हैं जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन किए हैं। ये वो देश हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल के उत्पादक हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरर भी हैं। भारत के लिए एनएसजी में एंट्री का क्या मतलब है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एनएसजी में एंट्री भारत का सबसे बड़ा कूटनीतिक टेस्ट भी है। एनएसजी से जुड़ना भविष्य के लिए भारत के सुपर पावर वाले सपने का रोड मैप है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत की बड़ी ऊर्जा जरूरतें हैं। इसके लिए भविष्य में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। भारत में इस वक्त 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में 21 न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव हैं, लेकिन ये सभी न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ 40% क्षमता पर ही चल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह परमाणु तकनीक और ईंधन के ट्रांसफर और एक्सपोर्ट के कई अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं। एनएसजी में शामिल होने के बाद भारत के परमाणु ऊर्जा वाले रास्ते पूरी तरीके से खुल जाएंगे। लेकिन यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि आखिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को अपनी एंट्री के लिए इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है और भारत ने किस तरह से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री के लिए इसके सदस्य देशों का समर्थन हासिल करने में पूरी ताकत लगाई और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों के चक्कर काटे। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री के लिए नियम यह है कि उस देश को परमाणु अप्रसार संधि पर साइन करने होते हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर संयुक्त राष्ट्र के 4 सदस्य देशों ने अब तक साइन नहीं किए हैं। इन 4 देशों में भारत, पाकिस्तान, इजराइल और साउथ सूडान शामिल हैं। 12 मई को भारत ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बनने के लिए आधिकारिक आवेदन दिया था। भारत का कहना है कि फ्रांस जैसे देशों को भी बिना परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए एनएसजी का सदस्य बनाया गया था, लेकिन भारत के तर्क पर चीन ने यह कहते हुए विरोध किया कि फ्रांस एनएसजी का संस्थापक सदस्य था। चीन की शह पर पाकिस्तान ने भी भारत के आवेदन के 7 दिन बाद 19 मई को एनएसजी में अपना आवेदन दे दिया। हालांकि भारत को एनएसजी की सदस्यता पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे बड़े देश समर्थन कर रहे हैं। पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, टर्की, रूस, यूके और यूएस के दौरे पर गए हैं। इनमें से ज्यादातर देश एनएसजी के सदस्य हैं और सबका कहना है कि भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे एनएसजी का सदस्य बनाया जाना चाहिए। भारत के एनएसजी वाले रास्ते में अड़ंगा लगाने के लिए पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है। हालात ये हैं कि 12 मई को भारत ने एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन दिया। खबरदार में बात मथुरा हिंसा के नंबर 1 विलेन की। रामवृक्ष यादव के राजनीतिक माली आखिर कौन है? जवाहर बाग में जड़े जमा कर बैठे रामवृक्ष यादव को पानी देने वाले राजनीतिक हाथ किसके थे? आखिर रामवृक्ष यादव की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने अपने समर्थकों के साथ मिलकर 2 पुलिस वालों को मार डाला? क्या रामवृक्ष यादव राजनीति का मोहरा था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए अब हम इसी सवाल का विश्लेषण करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको मथुरा हिंसा से जुड़ी उस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जो आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस घटना के वक्त हालात का अंदाजा लगाने में नाकाम रही।
पुलिस को तैयारी से पहले ही एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। जवाहर बाग में कब्जा जमाए बैठे लोगों के पास बड़ी मात्रा में हथियार थे। रामवृक्ष यादव के नक्सली लिंक की भी जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना में कोई राजनीतिक साजिश के सबूत नहीं मिले। यूपी पुलिस की इस रिपोर्ट में हैरानी की बात यह है कि राजनेताओं को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि रामवृक्ष यादव बिना राजनीतिक संरक्षण मिले इतना बड़ा कांड कर सकता था? मथुरा हिंसा कांड से जुड़े खुलासों से यह शक और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। इसीलिए अब हम मथुरा कांड के राजनीतिक कनेक्शन वाली परतें खोलने की कोशिश शुरू करते हैं। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जय हिंद, जय सुभाष, आजाद हिंद करेंसी लागू करवा के रहेंगे। इस तरह के नारों के साथ रामवृक्ष ने अपना साम्राज्य जवाहर बाग के 260 एकड़ में फैले हुए पार्क में जमाया। 2 साल तक उसने यहाँ अपनी मनमानी की। जहाँ से चंद कदमों की दूरी पर डीएम का ऑफिस है, जहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एसएसपी का ऑफिस है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एसपी सिटी का ऑफिस है, और ये सब होता रहा। और उसके बावजूद भी किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई वक्त पर चेता नहीं। मथुरा के जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव की जड़ें कितनी गहरे तक जम चुकी थीं, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। लेकिन बिना राजनीतिक पानी का छिड़काव किए रामवृक्ष यादव की जड़ें और टहनियां इतनी मजबूत कैसे हो सकती? उनका इतना बड़ा मतलब गुंडा राज था साहब, यहाँ पे इतना आतंकवादी राज था। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी थे उन सबको मारा पीटा, बुरी तरह से बाहर निकाल दिया। ये साफ हो चुका है कि रामवृक्ष यादव मारा जा चुका है और पुलिस ने आज उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ। और फिर रिवाज के मुताबिक राजनीति का आगाज हुआ और रामवृक्ष यादव के सहारे राजनीतिक सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो गया। घटना में जो बातें हैं और जो संदेह है वो पूरा का पूरा ये है कि बाबा जय गुरुदेव की संपत्ति पर अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के सदस्य लोग कब्जा करना चाहते थे, और उस कब्जे में भी इनके आपस में मतभेद थे। उसी में से रामवृक्ष यादव इसी परिवार में से किसी एक सदस्य का मुहरा था। रामवृक्ष यादव को अगर जिंदा पकड़ लिया जाता तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह के परिवार के कई लोग बेनकाब होने वाले थे। सवाल तो उठेंगे ही, आखिर रामवृक्ष यादव 27 महीने तक जवाहर बाग पर कुंडली जमाकर कैसे बैठा रहा? आखिर उसे किसकी शह मिली हुई थी? क्योंकि बिना राजनीतिक शरण एक पार्क पर कब्जा करके समानांतर सरकार चलाना कैसे मुमकिन है? देखिए, हम हमेशा अराजकता और कब्जा करने वालों के खिलाफ हैं और रहे हैं, और जो इनको सुरक्षा दे रहे थे वो जांच हो रही है। जल्दी पर्दाफाश, बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा। राजनीतिक आरोपों को अगर संदेह की नजर से देखा भी जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाहर बाग में हथियारों का जखीरा होने से जुड़ी 40 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया था। आरोप तो ये भी है कि राज्य सरकार ने जिला प्रशासन की अतिरिक्त सैन्य बल भेजने की मांग पर भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा अधिकारियों को मोबाइल से बनाए गए वीडियो भी बतौर सबूत दिखाए गए, जिसमें जवाहर बाग के अंदर लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया। मैंने कंटेम्प्ट दाखिल किया था 16 जनवरी 2016 को। उसमें डीएम साहब ने वहाँ एफिडेविट दाखिल किया। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ को जो पत्र लिखा है, जो मांग की गई है कि आरक्षी हमें 1800 दिलाई जाए, महिला आरक्षी 200 दिलाई जाए, पीएससी 12 कंपनी दिलाई जाए, आरएएफ की 8 कंपनी दिलाई जाए, महिला आरएएफ की 2 कंपनी दिलाई जाए। इतनी मांग करने के बाद भी शासन ने इनको उपलब्ध नहीं कराई। केवल 2-3 कंपनियाँ उपलब्ध कराने के बाद में और कह दिया कि अभी पुलिस फोर्स आएगी जब बाद में करना आप। उस दिन केवल ट्रायल्स ही हो रही थी, इनका कोई खाली कराने का उद्देश्य नहीं था। इन सबूतों की रोशनी में देखने पर मन में फिर वही सवाल उठता है कि रामवृक्ष यादव के सिर पर राजनीतिक छतरी की सुविधा देने वाले कौन से लोग थे? राज्य सरकार की उसमें जो भूमिका थी और जिस प्रकार से प्रशासन ने वहां अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है,
3000 से अधिक लोग वहां इकट्ठा थे, उनकी हिफाजत करते हुए उसको पूरी तरह से खाली कराने का जो काम किया है और उस पर जो राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लाशों पर राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है। कभी पेड़ पौधों से गुलजार रहने वाला जवाहर बाग पहले रामवृक्ष यादव का वॉर जोन बना, फिर श्मशान में तब्दील हो गया और अब इसी श्मशान रूपी जवाहर बाग से रामवृक्ष यादव का एक अधजला रजिस्टर मिला है। रजिस्टर में रामवृक्ष के पूरे संगठन का ब्यौरा है। रजिस्टर के मुताबिक रामवृक्ष यादव के साथ रहने वाले 3000 लोगों का हर महीने 25 से 30 लाख रुपए का खर्च था। रामवृक्ष यादव को उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी आर्थिक मदद मिल रही थी। यानी घूम फिर कर शक की सुई रामवृक्ष यादव के राजनीतिक मालियों पर जाकर रुकती है। अब ये राजनीतिक माली कौन है, ये गहन जांच का विषय है, जिससे पता चलेगा कि इसमें कितनी हकीकत है और कितनी अफवाह। वैसे अफवाह तो आज जवाहर बाग में फैली। लोगों को पता नहीं किसने बता दिया कि जली हुई झोपड़ियों में खजाना बिखरा पड़ा है। जब से जवाहर बाग आम लोगों के लिए, यहाँ पर आम लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग जगह जगह घूमकर चीज़ों को देख रहे हैं और इसमें चीज़ों को तलाश भी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ अब से थोड़ी देर पहले हुआ कि एक बच्चे को जो कि जेवरात की तरह दिखने वाली कुछ चीजें मिली हैं, तो बच्चे लेके जा रहे थे तो वो मीडिया वाले क्या, तो उसमें लेके नहीं वो तुमको दे दिया। क्या था वो? सोना था? सोना है कि जन क्या है पता नहीं, मेरे को तो ये पता नहीं। सोना है, लगता तो सोना जैसा ही है। नहीं सर, वैसे ही देख रहे हैं। तो क्या क्या जला के? ये आपके साथ में क्या है? क्या पर्स है? पर्स नहीं सर, मोबाइल है। ये तो पर्स भी तो था। जला है सर, इसका क्या करेंगे? अब इन नादान लोगों को कौन समझाए कि रामवृक्ष यादव से जिन लोगों को फायदा हो सकता था वो लोग उसका भरपूर फायदा उठा चुके हैं। अब तो इस मामले पर मिट्टी डालने की कोशिशें हो रही हैं। नितिन जैन के साथ ब्रजेश पांडे, मथुरा, आज तक। मथुरा के जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव 27 महीने तक जड़ें जमाए बैठा रहा। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा और न नेताओं को इस अवैध कब्जे को हटवाने की सुध आई। आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रामवृक्ष यादव पर हाथ डाला, लेकिन 8 बार कोशिश करने के बावजूद जवाहर बाग पर रामवृक्ष यादव की जड़ें जमी रहीं, जिस रामवृक्ष यादव का नाम तक कोई नहीं जानता था। आखिर वो इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसके कब्जे से जवाहर बाग को मुक्त करवाना पुलिस के बस में नहीं था? यह सवाल हर इंसान के दिमाग में है। इन सवालों का जवाब कभी जग जाहिर होगा, इसकी सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है। और इन सब सवालों के बीच यूपी सरकार ने मथुरा के डीएम राजेश कुमार और एसएसपी राकेश सिंह को हटा दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम। दुनिया में कितने लोग होंगे जो घर बैठे सैलरी नहीं लेना चाहेंगे? लोग कहेंगे कि ऐसे महापुरुष तो विरले ही होंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड के 78% लोगों ने मुफ्त सैलरी वाली सरकारी गारंटी को ठेंगा दिखा दिया है। दरअसल स्विट्जरलैंड की सरकार ने लोगों को मुफ्त में हर महीने बेसिक सैलरी देने की योजना पर लोगों की राय जानने के लिए वोटिंग करवाई, लेकिन लोगों ने इस योजना को पूरी तरीके से नकार दिया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तो आप फिर से गलत हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड के लोगों ने मुफ्त सैलरी की खैरात के आगे हाथ फैलाने के बजाय काम को तवज्जो दी है। आखिर दुनिया में खुददारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। अगर आपको हर महीने सैलरी दी जाए, वो भी बिना काम किए, तो आप क्या करेंगे? स्विट्जरलैंड की सरकार ने अपने नागरिकों से यह सवाल पूछा तो स्विट्जरलैंड के लोगों ने मुफ्त की सैलरी को लात मार दी है। करीब 1.5 साल से स्विट्जरलैंड में एक कैंपेन चल रही थी। मांग की जा रही थी कि देश के सभी लोगों को सरकार बेसिक सैलरी दे। इस कैंपेन को नाम दिया गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इस पर रविवार को वोटिंग हुई और शाम तक नतीजे भी आ गए। सिर्फ 22% लोगों ने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया, जबकि स्विट्जरलैंड के 78% लोगों ने मुफ्त में सैलरी की खैरात लेने से इनकार कर दिया। ऐसा करके स्विट्जरलैंड के लोगों ने अपनी खुददारी का परिचय दिया है। लेकिन अगर यह प्रपोजल पास हो जाता तो स्विट्जरलैंड की सरकार को हर महीने देश के सभी नागरिकों को बेसिक सैलरी देनी होती। प्रपोजल के मुताबिक हर नागरिक को 2500 स्विस फ्रैंक यानी 1,71,000 रुपए महीने की बेसिक सैलरी सरकार की तरफ से मिलती है।
इसके फेवर में दलीलें दी गईं कि स्विट्जरलैंड में ज्यादातर काम रोबोट कर रहे हैं, फैक्ट्रियां भी ऑटोमेटिक मशीनें चला रही हैं। देश में काम की कमी और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू होने से गरीबी और असमानता पर अंकुश लगेगा। इन्हीं दलीलों के साथ 1 लाख लोगों ने मुफ्त में सैलरी वाले ऑफर पर वोटिंग करवाने की मांग की थी। स्विट्जरलैंड में नियम है कि अगर किसी कैंपेन में 1 लाख से ज्यादा लोग सपोर्ट कर दें तो वोटिंग कराई जाती है। ऐसी मांग को लेकर वोटिंग करवाने वाला स्विट्जरलैंड दुनिया का पहला देश है। It's care work, it's at home, it's in different communities, so that work would be more valued with a basic income. Human being wants to work, but in many cases we can see unlucky people in the work. So people who do something in a job market they don't really actually want to do, and I think the basic income can help redesign the economy and the job market in a way that more people can actually do something they want to do. स्विट्जरलैंड के लोगों ने मुफ्त सैलरी के ऑफर को लात मारकर बता दिया है कि उन्हें काम चाहिए, खैरात नहीं। लोगों का कहना है कि मुफ्त सैलरी देने से देश की इकॉनमी बिगड़ जाएगी। बिना कुछ किए अगर लोगों को सैलरी मिलने लगेगी तो लोग जानबूझकर कुछ नहीं करेंगे, लोग नौकरियां छोड़कर घर बैठ जाएंगे और समाज के लिए ये बुरी बात होगी। स्विट्जरलैंड के लोगों ने घर बैठे सैलरी पाने की सुविधा लेने से इनकार करके जता दिया है कि वो अपने ज़मीर को किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। आज तक ब्यूरो। स्विट्जरलैंड के लोगों को मुफ्त सैलरी वाले सरकारी प्लान पर तो फिलहाल ब्रेक लग गया है, लेकिन दुनिया में कुछ देश हैं जहां ऐसी और इससे मिलती जुलती योजनाएं चल रही हैं या जल्द शुरू होने वाली हैं। उदाहरण के तौर पर फिनलैंड सरकार जल्द ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 8,000 परिवारों को हर महीने $900 की सैलरी देने का ट्रायल शुरू करने वाली है। डेनमार्क के शहर यूट्रेक्ट में जनवरी 2017 से नागरिकों को बेसिक इनकम की गारंटी होगी। ब्राजील के शहर मरीका में 1.5 लाख नागरिकों को हर महीने $3,000 की बेसिक सैलरी दी जा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि स्विट्जरलैंड के लोगों ने मुफ्त की सैलरी को नो कहकर अपने आत्मसम्मान का परिचय दिया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि स्विट्जरलैंड के लोगों को यह फैसला बहुत महंगा पड़ेगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भारत के मुकाबले स्विट्जरलैंड में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी करने का खर्च 492 गुना ज्यादा है और स्विट्जरलैंड की फैक्ट्रियों में 50% से ज्यादा काम रोबोट करते हैं। ये बात जानकर स्विट्जरलैंड के बेरोजगार होते लोगों पर एक ही दिमाग में आती है लाइन कि बहुत नाइंसाफी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सनकी दिमाग के किस्से तो आपने खूब सुने हैं। अब किम जोंग उन को वजन कम करने का शौक चढ़ा है, ये किस्सा आपको सुनाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर मैप की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तानाशाह किम जोंग उन ने मोटापा कम करने के लिए चीन और स्विट्जरलैंड से जिम इक्विपमेंट्स मंगवाने पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा किम जोंग उन ने विस्की पर 2 करोड़ 26 लाख, वाइन पर 1 करोड़ रुपए और जर्मन बियर पर 54 लाख रुपए खर्च किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए के परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी विदेशों से मंगवाए हैं। मछली पकड़ने के शौकीन किम जोंग उन ने 2.5 करोड़ रुपए में चीन से फिशिंग रॉड्स मंगवाई हैं। यानी नॉर्थ के तानाशाह किम जोंग उन को मजा और जनता को सजा। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।